गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर की, और बीए बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा थी, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती हैं और कितने उसमें मोड़ हैं, उन मोड़ों की भी हमने बात की थी। ये पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात की थी हमने। 180 डिग्री ईस्ट भी हो सकता है लिखा, और वेस्ट भी। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी न होकर बल्कि इस प्रकार से मोड़ डाले हुए हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 मोड़ है। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्र एक ही क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बीच में, जैसे हमने बात की साइबेरिया का क्षेत्र, तो ये साइबेरिया का क्षेत्र इतना है। अगर हम इसको इस प्रकार से कर देते तो ये यहाँ का जो दिन है और यहाँ का दिन, दोनों में क्या आ जाता? अंतर आ जाता। इस अंतर को कम करने के लिए हमने क्या कर दिया है, इसमें मोड़ डाल दिए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की हमने बात कर ली थी। अब देखिए, इसके अलावा कुछ सामान्य संकल्पनाएं, कंसेप्ट रह जाती हैं जो यूनिट नंबर 2 का ही भाग है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ शेष जो संकल्पनाएं रह जाती हैं उसके बारे में देखते हैं। शेष संकल्पना की बात करेंगे हम तो जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और वो कैसी स्थिति बनती है, या हम बात कर सकते हैं ऋतुओं की। ऋतुएं कौन कौन सी ऋतुएं बनती हैं और किस समय बनती हैं, उसके संदर्भ में हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं। सूर्य, अब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। ये मैंने 4 स्थितियां यहाँ पर स्पष्ट की हैं। ये इन चारों स्थितियों में आपको स्पष्ट होगा कि कौन कौन सी ऋतुएं हैं। अब देखिए, ये जो स्थिति बनती हैं, इस स्थिति की बात करूंगा मैं तो ये अप्रोक्सीमेटली मानकर चल रहे हैं हम 21 मार्च, 20 से 22 मार्च भी हो सकता है, 20 से 21 मार्च भी हो सकता है, लेकिन हम 21 मार्च मानकर चल रहे हैं। 21 मार्च का समय है और सूर्य का जो प्रकाश है वो कहाँ पर आ रहा है? विषुवत रेखा पर आ रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, 21 मार्च के बाद में ये जो स्थिति बनती है ये 21 जून को बनती है। ये स्थिति बनेगी 23 सितंबर को बनेगी, और ये स्थिति बनेगी आपकी 22 दिसंबर को।
अब देखिए हम बात करके चल रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में ये जो मैंने समय लिखा है, इस समय पर किस प्रकार की कौन सी ऋतु आती है। अब देखिए हम बात करते हैं 21 मार्च से लेकर 21 जून तक का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु। क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु बोलते हैं। यहां पर हम लिखेंगे बसंत विषु। कब, 21 मार्च को। ये बसंत तो समझ में आ रहा है, लेकिन विषु क्या है इसका उल्लेख हम आगे करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है जी। यहां सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर आ रहा है, ये चीज हमें समझनी है। सेम इसके जो सामने वाली साइड है जहां पर 23 सितंबर लिखा हुआ है, वहां पर भी क्या चीज स्पष्ट हो रही है कि विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा चमक रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शरद विषु। क्या बोलेंगे, शरद विषु, या इसको बोलते हैं ऑटोमनल या बोरियल इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, ऑटोमनल बोलते हैं, बोरियल इक्विनॉक्स। ये हो गया शरद विषु। ठीक है। अब देखिए 21 जून और 22 दिसंबर ये समय रह गया है। 21 जून से हम बात करेंगे 23 सितंबर तक, और फिर 23 सितंबर से दिसंबर तक हम बात करेंगे, और 22 दिसंबर से 21 मार्च तक हम बात कर रहे हैं। 21 मार्च से फिर 21 जून तक बात कर रहे हैं। अब देखिए 22 दिसंबर की बात करेंगे और 21 जून की बात करेंगे, दोनों में क्या चीज़ है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर ऊपर की ओर, ये आपकी क्या है, कर्क रेखा है। नीचे की ओर ड्रॉ की है मैंने, ये क्या है, मकर रेखा है। अब सीधा सा अर्थ यहां स्पष्ट हो रहा है कि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कहां आ रहा है, कर्क पर आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कर्क संक्रांति। क्या बोलेंगे, कर्क संक्रांति कहेंगे। ठीक है। और जब मकर पर आ रहा है तो इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। अब कर्क रेखा को हम एक नाम और भी बुलाते हैं भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में क्या कहते हैं कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं, मकर रेखा को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। 21 जून के समय को हम बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। 21 जून का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। ठीक है। अब 22 दिसंबर के समय को क्या बोलेंगे, यहां पर बोलते हैं शीत अयनांत। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के आसपास का जो समय होता है वो कैसा होता है, शीत ऋतु का समय होता है। कैसा होता है, शीत ऋतु का। और 21 जून के आसपास का समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। तो ये ग्रीष्म अयनांत होता है और वो क्या होता है, शीत अयनांत होता है। ये एक पूरा का पूरा क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती हैं। तो ये 4 ऋतुएं बनती हैं, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु है,
शीत ऋतु है और सर्द ऋतु है, ये ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, इन्हीं ऋतुओं के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। जैसे देखिए ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो 21 जून के समय को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु का समय बोल रहे हैं, 21 जून से 23 सितंबर तक। फिर 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक क्या रहेगा, सर्द विषुव रहेगा। 22 दिसंबर से 21 मार्च तक का क्या रहेगा, शीत का रहेगा। और 21 मार्च से फिर क्या हो जाएगा स्टार्ट, 21 जून तक बसंत विषुव स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक रोटेशन है। इस रोटेशन के कारण क्या है, आपको 4 ऋतुएं मुख्यतः स्पष्ट होती हैं। ठीक, प्रकाश बिल्कुल देखिए मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, यहाँ का प्रकाश कहाँ आ रहा है, करेक्ट पर आ रहा है। और जब 22 दिसंबर का समय होता है तो सूर्य का प्रकाश कहाँ आ रहा है, मकर पर बिल्कुल सीधा आ रहा है। और इस समय देखते हैं तो दोनों विषुव की बात करते हैं, विषुवत रेखा की बात करते हैं तो प्रकाश बिल्कुल विषुवत रेखा पर आ रहा है, इसीलिए मैंने ये आपको स्पष्ट करवाया है। ठीक है, अब इसमें से कुछ शब्द हैं, उस शब्दों की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं विषुव की बात करते हैं। विषुव क्या है, हमने कहा था कि विषुव को हम आगे देखेंगे। विषुव क्या होता है, विषुव वह होता है जब दिन रात की अवधि बराबर हो और ऋतुओं में समानता हो। जब दिन रात की अवधि क्या हो, बराबर हो और ऋतुओं में समानता हो, तो ऐसी स्थिति को विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब स्पष्ट हुई हमें, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसी स्थिति हमें स्पष्ट हुई, उसे हम क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आती है, कई बार लिखा होता है प्रदीपन वर्त क्या होता है, या प्रदीपित वर्त क्या होता है, ऐसे कुछ संकल्पना आ जाती है। प्रदीपन या प्रदीपी, या आपको मिल सकता है प्रकाश वर्त। ये क्या होता है, इसको हमें बताना है कि प्रकाश वर्त क्या होता है। देखिए पृथ्वी पर आप देखोगे, पृथ्वी के एक भाग पर हमेशा उजाला तथा दूसरे भाग पर अंधेरा। एक भाग पर तो क्या है, हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, उजाला, और दूसरे भाग पर क्या रहता है, अंधेरा रहता है। उजाले तथा अंधेरे
को अलग करने वाला वर्त क्या कहलाता है? प्रकाश वर्त या प्रदीपन वर्त या प्रदीपी वर्त कहलाता है। कैसे? देखिए, पृथ्वी है ये भाग, अब यहां पर क्या है, सूर्य के सामने, ये सूर्य है हमारा, अब सूर्य के सामने वाले भाग में क्या होगा? उजाला होगा, और ये क्या होगा? अंधेरा होगा इसके पीछे। अब ये जो वर्त आप ग्लोब पर देखोगे, इस प्रकार का एक वर्त जो बनता है, जिस पर स्पष्ट होता है कि आधे भाग में उजाला और आधे भाग में प्रकाश अंधेरा है, तो वो जो वर्त आपको स्पष्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रदीपन वर्त बोलते हैं या प्रकाश वर्त कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और सामान्य जानकारियां देखते हैं। जीरो डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। नॉर्थ की बात चल रही है ये, एन उत्तरी। इसी प्रकार से नीचे 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ की बात चल रही। अब देखिए, सूर्य का जो बिल्कुल सीधा प्रकाश है वो मैक्सिमम या तो कर्क रेखा पर, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, या फिर वो कहाँ जाएगा? मकर रेखा पर, यहाँ पर। ठीक है, सूर्य का बिल्कुल सीधा प्रकाश या तो यहाँ पर या यहाँ पर, इस पूरे क्षेत्र पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा चमकता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, यहाँ पर तापमान कैसा रहेगा? यहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है, यहाँ का तापमान क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तापमान ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं उसको उष्ण बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल रूप से। क्या बोलते हैं? गर्म, उष्ण। तो ये क्षेत्र क्या हो गया? उष्ण। अब हमने जब अक्षांशों के बारे में पढ़ा था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हमने कहा था दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है, या कटिबंधीय क्षेत्र पूरा का पूरा हो। तो दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? कटिबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कटिबंध। तो ये कौन सा कटिबंध हो गया? उष्ण कटिबंध। कैसे? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं, ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र। अब यहां पर क्या होता है ये थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हम यहां पर ध्रुवों पर। ये जो क्षेत्र होता है, ये ध्रुवों पर हमेशा क्या रहती है? बर्फ पाई जाती है। यहां सूर्य की तिरछी किरणें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सूर्य की तिरछी किरणें, जिसके कारण तापमान क्या होता है? बहुत कम होता है। तापमान
कम होता है, मतलब एरिया कैसा होता है यहाँ पर, ठंडा क्षेत्र होता है, या हम कह सकते हैं शीत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है 66.5 से 90 का क्षेत्र है शीत का क्षेत्र, ये 66.5 से 90 का क्षेत्र है, ये भी क्या है, शीत का। अब दो अक्षांशों के मध्य 66.5 से 90 के बीच का जो क्षेत्र है, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, कटिबंध। तो ये क्या हो गया, शीत कटिबंध। अब देखिए यहां उष्ण है ये क्षेत्र, यहां शीत का क्षेत्र है, दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, शीत प्लस उष्ण। शीत प्लस उष्ण, दोनों के बीच का क्षेत्र क्या हो गया, शीत प्लस उष्ण, क्या हो गया, शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। और ये क्षेत्र भी क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ये कुछ सामान्य जानकारी थी। अब इसके अलावा हम देख रहे हैं कि देखिए 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, हमेशा याद रखना किस में काउंट होगा, निम्न अक्षांश। आपके सामने निम्न अक्षांश की बात चल रही है, मतलब 0 से 23.5 डिग्री के बीच की बात कर रहे हैं। मध्य अक्षांशीय क्षेत्र 23.5 से 66.5 का जो क्षेत्र होता है वो किस में आता है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में। और 66.5 से 90 की बात करेंगे तो कैसा क्षेत्र होता है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होता है। तो निम्न, मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग हमने यूनिट नंबर 2 में जितनी भी टॉपिक थे हमारे, उन टॉपिकों में जितनी भी संकल्पनाएं थी उन सभी का हमने अध्ययन कर लिया है। तो हमारी जो यूनिट नंबर 2 थी वो कंप्लीट हो गई। आगे हम यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।